नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल यूपी एकेडमी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज क्लास 10th के भौतिक विज्ञान यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परावर्तन के अगले टॉपिक अर्थात आज का हमारा टॉपिक होगा प्रतिबिंब यानी इमेज। और इमेज कितने प्रकार के होते हैं और गोली दर्पण द्वारा जो बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं, तो उन गोली दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के जो नियम होते हैं उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, यदि आपका कोई डाउट हो, यदि आप मुझसे कोई अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो दोस्तों प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप्स को डाउनलोड करके आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे यूपी एकेडमी क्लासेस को ज्वाइन करके मुझसे जुड़ सकते हैं। और आपका जो भी डाउट होगा आप उसका क्वेश्चन का फ़ोटो खींच के हमको टेलीग्राम चैनल यूपी एकेडमी क्लासेस के नाम से उस पर आप सेंड कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम यूपी एकेडमी क्लासेस आपकी पूरी सहायता करेगी आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की। दोस्तों, तो आज हम चलते हैं अपने टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या होता है इसकी परिभाषा पहले हम देखते हैं। किसी बिंदु या वस्तु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तक सतह से परावर्तन के बाद, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं टकराने के बाद, टकराने के बाद जिस दूसरे बिंदु से मिलती है या जिस दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस परिभाषा को हम आपको एक छोटे से ग्राफ बना के समझा दिए हैं। देखिए ग्राफ दोस्तों, Mn M2 यहाँ पे हमने पॉलिश कर दिया इस तरह, और ये वाला जो भाग है परावर्तक सतह। दोस्तों, इसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण यानी कॉनकेव दर्पण। ठीक है, कॉनकेव मिरर। दोस्तों, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो अंदर की ओर उसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये वाला जो तल है आपका, ये वाला, इसको इधर वाला इसको हम परावर्तक सतह बोलते हैं, और जो पीछे वाला है ये पॉलिश किया गया है। दोस्तों, ये आपका रहा अवतल दर्पण। यहाँ पे हमने मान लिया है कोई बिंदु O है, कोई बिंदु O है। ठीक है, यानी इसको आप बोल सकते हैं वस्तु, यानी यहाँ पे कोई वस्तु है इस यहाँ पे, और यहाँ से प्रकाश की किरणें इस तरह ऐसे चलती है। ठीक है, इस तरह, और यहाँ पे टकराने के बाद ये इस तरह आती है। ठीक, और भी प्रकाश की किरणें इस वस्तु से चलती है यहाँ पे, और इससे टकराने के बाद ये इस तरह आती है। ठीक है, और भी आप प्रकाश की किरणें देख सकते हैं, इस तरह जाती है और ये टकराने के बाद इस तरह ऐसे आती है। दोस्तों, ये हमारा जो है यहाँ से इस तरह, ठीक है, तो यहाँ पे मिल रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, अब हम परिभाषा पे एक बार फिर से कंसंट्रेट करते हैं। किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरण, ये हमारा है बिंदु स्रोत यानी वस्तु। बिंदु स्रोत यानी कि हम वस्तु, यानी किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के, ये रहा आपका दर्पण, परावर्तक सतह, ये है आपका परावर्तक सतह से टकराने के बाद जिस दूसरे बिंदु पर, दोस्तों ये जो वस्तु है इसको हम पहला बिंदु बोलेंगे, और ये सभी प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह से टकराने के बाद जहाँ पे मिलेंगे उसको हम दूसरा बिंदु बोलेंगे। ठीक है, तो परावर्तक सतह से टकराने के बाद ये रहा आपका परावर्तक सतह, टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, तो जैसे ये हमने प्रकाश की किरण ये है,
ये टकराने के बाद यहाँ आती है, दूसरी ये है जो टकराने के बाद यहाँ पे मिलती है, और तीसरी प्रकाश किरण ये है जो ये भी टकराने के बाद यहीं पे मिलती है। यानी कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली सभी प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तक सतह से टकराने के बाद जिस दूसरे बिंदु पे सभी प्रकाश की किरणें मिलती हैं उस दूसरे बिंदु को हम बोलते हैं पहले बिंदु का प्रतिबिंब। ठीक है, ये रहा आपका अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की परिभाषा। अब हम देख सकते हैं उत्तल दर्पण में भी एक ऐसे बनता है। Mn M2 उत्तल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। यानी ये वाला आपका परावर्तक सतह माना जाएगा, तो यहाँ पे हमको पालिश करना पड़ेगा। यानी इस तरह हमने पालिश कर दिया, या जिसे हम कलई भी कहते हैं, इस तरह हम यहाँ पे पालिश कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मान लेते हैं हम कोई वस्तु है, ये जिसको हम ओ से लिखे हैं, ये आपका वस्तु है। ठीक, यहाँ से प्रकाश की किरणें इस तरह आपतित होती है। ठीक, और ये आपतित होने के बाद, ये टकराने के बाद यहाँ पे परावर्तक सतह से ये ऊपर की ओर मुड़ जाती है, लेकिन ये पीछे क्या होती है? मिलती हुई इस तरह प्रतीत होती है। ठीक है, दूसरी प्रकाश की किरण ये इस तरह यहाँ पे जाती है, ये भी यहाँ से टकराने के बाद ये इधर की ओर चली जाती है, मुड़ जाती है, लेकिन ये भी क्या है? पीछे की ओर मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, आप तीसरी भी प्रकाश की किरण ले सकते हैं। यहाँ से ये तीसरी प्रकाश किरण जा रही है, ये भी टकराने के बाद आपका इस साइड यानी कि इधर की ओर मुड़ जाती है, लेकिन ये भी क्या है? पीछे की ओर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। दोस्तों ये सभी किरणें, यानी 3 किरणें हमने लिया है, ये तीनों किरणों ये इस बिंदु पे मिल रही है। ठीक है, तो इस बिंदु को हमने क्या बोलेंगे? इसको आप आई से लिख सकते हैं, आई फॉर इमेज। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं आई, आई यानी कि इमेज। ठीक है, तो ये आपका प्रतिबिंब बन गया। इसको आप बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब हम परिभाषा पे एक बार फिर से कंसंट्रेट करते हैं। ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर, इसे क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। ये रहा आपका कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। तो हमने देखा उत्तल दर्पण में भी और अवतल दर्पण में भी, दोनों में भी हमारा जो प्रतिबिंब की परिभाषा होता है भौतिक विज्ञान के दृष्टिकोण से, वह क्या होता है। देखो दोस्तों, हमारा प्रतिबिंब का परिभाषा इस तरह भी हम कह सकते हैं, एकदम साधारण शब्दों में, सरल शब्दों में, कि जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो दर्पण में एक प्रकार की आकृति बन जाती है। तो दर्पण में जो आकृति बनती है उसे भी हम प्रतिबिंब ही कहते हैं। या दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है तो दर्पण में उस वस्तु टाइप का एक आकृति बन जाती है, उस आकृति को, उस वस्तु का हम इमेज कहते हैं। लेकिन हमारा जो यहाँ पे परिभाषा बना है वो भौतिक विज्ञान के दृष्टिकोण से बनाया गया है, जो यह है कि किसी बिंदु से या किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये रहा आपका बिंदु स्रोत यानी कि वस्तु, इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तक सतह, ये है आपका दर्पण, ये वाला जो भाग है परावर्तक सतह। परावर्तक सतह मतलब जिस पे प्रकाश की किरणें आपतित होती यानी कि गिरती हैं। दर्पण के परावर्तक सतह से टकराने, यानी यहाँ पे पड़ती हैं तो यहाँ से टकराती है, टकराने के बाद ये वाली भी प्रकाश किरणें यहाँ पे टकरा रही है, ये यहाँ पे टकरा रही है, ये यहाँ पे टकरा रही है। सभी किरणें टकराने के बाद यहाँ पे आपस में तीनों यहाँ पे मिलती है। तो जहाँ पे यह मिलती है उसे हम दूसरा बिंदु बोलते हैं, और जो वस्तु है वो आपको आपका पहला बिंदु है। तो यानी कि किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद या टकराने के बाद जिस दूसरे बिंदु पे ये मिलती है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? इमेज यानी कि प्रतिबिंब। अब इसको हमने वास्तविक प्रतिबिंब लिखा है यानी कि रियल इमेज। तो यानी यहाँ पे हमने लिखा है क्या? आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज। तो हम यहीं से यदि अनुमान लगाएं या देखें तो हमारा दो प्रतिबिंब के प्रकार मिल जाते हैं। एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब, यानी जिसको हम बोलते हैं रियल इमेज, और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज, जिसकी हम आगे डिस्कशन करेंगे अभी। अब इसमें आप देख सकते हैं कि किसी ये बिंदु स्रोत है आपका पहला बिंदु स्रोत, इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तक सतह यानी उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह इधर होता है, तो यहाँ पे टकराने के बाद ये ऊपर चली जाती है मुड़ के, लेकिन ये पीछे मिलती हुई प्रतीत हो रही है।
ठीक है। ये किरणें यहाँ पे आ रही है, यहाँ से टकराती है तो इधर चली जाती है, लेकिन ये भी पीछे क्या है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। और जो तीसरी किरण है यहाँ पे टकरा रही है और ये इधर चली जाती है, इधर की ओर मुड़ जाती है, लेकिन ये भी क्या है, पीछे मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये जो सभी किरणें हैं जो पीछे जहाँ पे तीनों आपस में कटती हैं यानी कि मिलती हैं, उस बिंदु को, उस दूसरे बिंदु को हम क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे। लेकिन कौन सा प्रतिबिंब बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। ठीक है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो जहाँ पे मिलती हुई प्रतिबिंब होगा वहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और जहाँ पे रियल रूप में देखिए ये वास्तविक रूप से मिल रही हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब मिलेंगे। तो दोस्तों ये रहा आपका प्रतिबिंब यानी इमेज की परिभाषा फिजिक्स के दृष्टिकोण से, यानी फिजिक्स के अप्रोच से। अब देखते हैं हम प्रतिबिंब के प्रकार। ठीक है, यह प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने अभी दोनों ग्राफ को बताया। पहला होता है रियल इमेज, दूसरा होता है आपका वर्चुअल इमेज। अब दोनों की परिभाषा को हम डिस्कशन करते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, प्रकाश के किरणों को किसी बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलने पर बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यह हमेशा उल्टा बनता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि प्रकाश के किरणों को दर्पण के परावर्तक सतह से टकराने के बाद वास्तविक रूप से मिलने पर जो बना इमेज होता है, प्रतिबिंब होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज कहते हैं। और यह जो रियल इमेज होगा यह हमेशा उल्टा बनेगा और इसको हम पर्दे पर बना सकते हैं, यानी प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। इसका जब प्रैक्टिकल किया जाएगा तो जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसको आप वस्तु को सामने रख कर लेंसों या दर्पण की सहायता से उसका प्रतिबिंब बनाया जा सकता है पर्दे पर। ठीक है, दूसरा जो है परिभाषा आपका प्रकार में, जिसको हम बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब या इसको आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। काल्पनिक होता है, ठीक है, प्रकाश की किरणों के आभासी कटान बिंदु से, यानी कि देखिए ये प्रकाश की किरणें हैं जो यहाँ पे टकराने के बाद इधर मुड़ जाती है, लेकिन पीछे मिलती हुई प्रतीत होती है। जो मिलती हुई प्रतीत होती है तो यानी वो आभासी हो गया। ठीक है, तो प्रकाश किरणों को किसी बिंदु पर नीचे प्रकाश किरणों के किसी आभासी कटान से बने प्रतिबिंब को हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। तो ये जो प्रकाश किरणें हैं इनका जो काल्पनिक कटान बिंदु है यानी आभासी कटान बिंदु हो, ये यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे, यानी वर्चुअल इमेज। तो दोस्तों ये रहा हमारा टॉपिक, प्रतिबिंब की परिभाषा और प्रतिबिंब के प्रकार। ये दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। दोस्तों अब हम डिस्कशन करेंगे कि जो गोली दर्पण, यानी कि गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, जिसका हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर दिया है कि एक होता है आपका कन्वेक्स मिरर, एक होता है आपका कॉनकेव मिरर। तो गोली दर्पण यानी कि उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण दो द्वारा जो इमेज बनता है, तो इमेज बनने के जो नियम हैं, तीन नियम होते हैं। उन तीनों नियमों की डिस्कशन करेंगे। दोस्तों आप यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के तीन नियम होते हैं, जिसमें पहला नियम है आपका ये, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित यानी कि आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन यानी कि टकराने के बाद मुख्य फोकस पर मिलती हुई या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है दोस्तों, इस नियम को हम आपको ग्राफ से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये रहा आपका, जैसे पहला है अवतल दर्पण M1 M2, यहाँ पे हमने पॉलिश कर दिया। ठीक है, इसके मध्य बिंदु में ध्रुव होता है जिसे हम P लिखते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। और इसके यहाँ पे बीच में क्या होता है, यहाँ पे हमने मान लिया C सेंटर यानी कि वक्रता केंद्र, और C और जो P होता है इसको मिलाने वाली रेखा को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष।
ये है आपका मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष। इसका डिस्कशन हमने पिछली वीडियो में किया है। और P और C के बीच में यहाँ जो होता है, जिसको हम F से लिखते हैं, इसको हम कहते हैं मुख्य फोकस। तो ये रहा आपका दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव, और ये वक्रता केंद्र, और ये F फोकस, ठीक है। तो बोला गया है नियम में दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें। तो चलिए ले चलिए, ये जैसे है दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक, इस तरह दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन या टकराने, यानी यहाँ पे दर्पण से टकरा रहा है, टकराने के बाद मुख्य फोकस पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये टकराने के बाद यहाँ से जाएगा, यानी कि ये आपका मुख्य फोकस से इस तरह सीधा निकल जाएगा, ठीक है। ये हमेशा नियम सत्य रहेगा, यानी कि कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वह दर्पण से टकराने के बाद वह हमेशा अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से ही होके जाएगी। अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण में, ठीक है। ये हमारा है उत्तल दर्पण, M1 M2, यहाँ पे हमने पॉलिश कर दिया। दोस्तों, उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है और वक्रता केंद्र होता है वह इस साइड होगा, क्योंकि यदि इसको हम ऐसे पूरा करेंगे तो ये गोला बन जाएगा। तो जो वक्रता केंद्र होता है गोली दर्पण का, यानी कि जो अवतल या गोली दर्पण का वक्रता केंद्र, वह वक्रता केंद्र होता है। जो खोखले गोले का केंद्र होता है वही इसका भी वक्रता केंद्र होता है। तो यहाँ पे इसका मध्य बिंदु हो गया, जिसको हम P से लिखते हैं, ध्रुव हो गया। और यहाँ पे इसका मान लीजिए ये सेंटर है C। तो इसको P और C को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। ये रहा मुख्य अक्ष, और इसके बीचों बीच में ये रहा आपका F, यानी मुख्य फोकस, ठीक है। ये है आपका मुख्य फोकस, ये है आपका वक्रता केंद्र, ठीक है। यहाँ भी आप लिख सकते हैं, ये है आपका मुख्य फोकस, ये है वक्रता केंद्र, ठीक है। तो बोला गया है कि दर्पण के, इसको आप ऐसे बढ़ा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मुख्य अक्ष को बोला गया कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए दोस्तों, हमेशा एक बात आप याद रखिएगा कि वस्तु को हमेशा हम, कोई भी दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, हमेशा हम बाईं ओर रखें। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में भी हम देख रहे हैं इसका परावर्तक सतह इधर है, और अवतल दर्पण में भी इसका परावर्तक सतह इधर है। तो हमेशा वस्तु को हम परावर्तक सतह की साइड ही रखेंगे, ठीक है। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, यानी ये मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे आ रही है प्रकाश की किरण। तो यहाँ पे टकराने के बाद ये क्या होती है? ये इधर की ओर मुड़ जाती है, लेकिन ये क्या होती है, पीछे ये यहाँ से, ये मुख्य फोकस से ही होके जाएगी, ठीक है। तो हमारा परिभाषा आप देखिए, ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये है आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं परिभाषा, दर्पण के, देख सकते हैं नियम, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, यानी ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। किरणें दर्पण से परावर्तन, यानी यहाँ पे टकरा रही है और यहाँ पे टकरा रही है। परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर मिलती है। तो ये अवतल दर्पण है, तो इसमें क्या है, मुख्य फोकस पर मिलती है या फोकस से आती हुई। यहाँ पे देखिए ये है फोकस, जैसे लग रहा है फोकस से ये आ रही है। देखिए इसका एरो इधर है ना, जैसे लग रहा है यहाँ से ये फोकस से इधर आ रही है, या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होती है दर्पण से टकराने के बाद, और यहाँ पे क्या होता है, टकराने के बाद मुख्य फोकस से मिलती है। तो ये पहला नियम है प्रतिबिंब बनने के नियम में, ठीक है। अब हम दूसरा नियम देखते हैं। ये रहा आपका, दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। देखिए दोस्तों, ये है आपका अवतल दर्पण, यहाँ हम, ठीक है, ये अवतल दर्पण है आपका, इधर पॉलिश कर दिए। M1 M2, यहाँ पे है P, यहाँ पे हम मान लेते हैं C, और ये F। तो इस तरह हम मिला देते हैं,
सी एफ। ठीक है, तो बोला गया है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद उसी मार्ग में लौट जाती है। तो मान लेते हैं ऐसे कोई किरण है, ये इस तरह जा रही है और यहाँ पे टकरा रही है, ये जा रही है सी से होके जा रही है, यानी कि वक्रता केंद्र। ठीक है, तो यहाँ पे जाने के बाद ये यहाँ से टकराएगी और इसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। ठीक है, इधर भी देख सकते हैं आप, ऐसे कोई किरण है, ये इस तरह जा रही है। ठीक है, ये भी टकराने के बाद इसी मार्ग में लौट जाएगी, यानी यहाँ पे ही। यानी कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये आपका है अवतल दर्पण। इसमें देखिए इस साइड पॉलिश कर दिए हैं हम, यहाँ पे इसका P इस तरह बना लीजिए, ये रहा F, ये रहा C। ठीक है, तो ये इस तरह होगा आपका इस तरह। ठीक है, यानी ये इधर जाएगा और इधर से मुड़ जाएगा, यानी ऐसा लग रहा है कि ये देखिए वक्रता केंद्र से जा रहा है और वक्रता केंद्र से इधर वक्रता केंद्र से आ रही है और वक्रता केंद्र से टकराने के बाद यहाँ पे जैसे यहाँ पे गई टकराई, इधर मुड़ जाएगी भी और यहाँ पे वक्रता केंद्र पे मिलती हुई प्रतीत होगी। यानी इस तरह ये आपका रहा कॉन्वेक्स मिरर, ये है आपका कॉनकेव मिरर। ये दूसरा नियम है। यानी कि दोस्तों दर्पण का जो दूसरा नियम ये है, दर्पण के वक्रता केंद्र यानी कि सी से होकर जाने वाली कोई प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तक सतह से टकराने या परावर्तन होने के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तीसरा नियम है आपका ये, दर्पण के फोकस से जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए ये है आपका इस तरह M1 M2, यहाँ पे हम P मान लेंगे, इस तरह हम बना दे रहे हैं। यहाँ पे आपका F है और ये मान लेते हैं C है। ठीक है, ये जो है मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष है। ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है। तो बोला गया है कि दर्पण के फोकस से जाने वाली किरणें यानी यहाँ से, ये यहाँ से इस तरह फोकस, ये फोकस से जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद सारी यहाँ पे कलई किया जाएगा, नहीं तो ये परावर्तन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे पॉलिश कर दी हमने। तो दर्पण के मुख्य फोकस से जाने वाली किरणें यहाँ पे परावर्तन के बाद ये मुख्य, जैसा ये मुख्य अक्ष है, इसके क्या हो जाएगी, ये समांतर हो जाएगी, यानी ये इस तरह। ठीक है, ये तीसरा नियम है। यानी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये रहा आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब दोस्तों आप इसमें देखिए कॉन्वेक्स में यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं, कलई कर देते हैं। ये है आपका M1, ये है आपका M2। ठीक है, यहाँ पे इसका मध्य बिंदु है P। ऐसे मुख्य अक्ष को बना सकते हैं आप, पहले बता दिए हमने कैसे बनता है ये। यहाँ पे है आपका F और मान लेते हैं यहाँ पे है C। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये इस तरह होगा, कोई प्रकाश की किरण ये ऐसे आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे फोकस पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ये ऐसे आने के बाद यहीं पे इस तरह हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। यानी कि इसको आप ऐसे बना सकते हैं सीधा, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा यानी कि कॉन्वेक्स
मिरर। ठीक है, दोस्तों गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम में 3 नियम थे जिसका हमने एक्सप्लेन किया। जिसमें पहला है, एक बार फिर से फोकस करिए आप, जिसमें पहला है दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है या परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है या मालूम पड़ती है। दूसरा नियम है, दर्पण के वक्रता केंद्र यानी कि यहाँ सी से, दर्पण के वक्रता केंद्र यानी कि सी से जाने वाली किरणें, ये जो है दोनों किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इसमें भी वही चीज़ है, दर्पण के वक्रता केंद्र यानी यहाँ से सी है, सी से जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद ये इसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तीसरा नियम है, दर्पण के मुख्य फोकस यानी कि यहाँ एफ से, दर्पण के मुख्य फोकस एफ से जाने वाली किरणें दर्पण के परावर्तक सतह से परावर्तन के बाद यह मुख्य अक्ष के समांतर, यानी ये जैसा मुख्य अक्ष है उसके ये समांतर हो जाती है। इसमें भी आप देख सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर में कि दर्पण के ये मुख्य फोकस है, जाने वाली किरणें यहाँ से ये मुख्य फोकस में मिलती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन यहाँ पे टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर होती है। दोस्तों यह जो नियम है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। आप इसके अगले टॉपिक में हम लोग ये सीखेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं जिनमें 2 स्थितियां होती हैं, और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं जिनमें 6 स्थितियां होती है, 6 पोजीशन होते हैं। तो उत्तल दर्पण के 2 स्थितियों को, अवतल दर्पण के 6 स्थितियों को, यानी कि किरण आरेख को बनाने से पहले ये जो 3 नियम बताए गए हैं आप इसको भली भांति याद कर लीजिएगा। आप बुक्स पे ग्राफ इसका बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये जब तक आपको नियम अच्छी तरह से नहीं आएंगे, इसको आपको जब तक अच्छी तरह नहीं आएगा तब तक आप उत्तल दर्पण द्वारा या अवतल दर्पण द्वारा जो इमेज है, किरण आरेख है, उसको आप अच्छी तरह से नहीं सीख पाएंगे। तो दोस्तों मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण द्वारा जो इमेज है, किरण आरेख है, उसको बनाने के लिए सीखेंगे तो उससे पहले आप इसको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा। बिना लर्न के, बिना सीखे आप इसको यदि आप किरण आरेख बनाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। तो दोस्तों मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इसको आप अच्छी तरह याद कर लें, लर्न कर लें। दोस्तों मैंने ये यूपी एकेडमी क्लासेस पे प्रकाश के परावर्तन क्लास 10th के भौतिक विज्ञान का जो प्रथम चैप्टर है उसके जितने भी वीडियो हैं अब तक एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर यानी एक क्रम में हमने अपलोड किया है। तो दोस्तों आप यदि मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या आप नए हैं तो मेरे चैनल यूपी एकेडमी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, और इससे पहले की जो भी वीडियो हैं प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे, उसको आप एक एक क्रम में देखिए ताकि यह वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आए और आपका उत्साह भी, आपको पढ़ने में अच्छा भी लगे। दोस्तों इसके अतिरिक्त आपका यदि कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, आप यदि हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कीजिए और उसमें सर्च कीजिए यूपी एकेडमिक क्लासेस के नाम से चैनल मिलेगा। आप उसमें ज्वाइन करिए और अपना क्वेश्चन जो है लिख के या जैसे भी हमको क्लियरिटी आप हमको सेंड कर सकते हैं। हमारी जो टीम है यूपी एकेडमी क्लासेस के सभी शिक्षक उसको मिल के क्वेश्चन को, आपके डाउट्स को दूर करने का भरसक प्रयास करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के बारे में डिस्कशन करेंगे। जय हिंद दोस्तों।